नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। और लेक्चर 15 में आप सभी का स्वागत है। इंट्रो क्लास को शामिल करोगे तो 16वीं क्लास है, बट कोर क्लास हमारी ये 15वीं क्लास है। आज की क्लास विश्वास के साथ कहूंगा कि कम से कम 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हर साल आता है, इस साल भी आएगा। निश्चिंत रहिए आप सब। पहले एक टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा, पहली बात तो हम समझेंगे कि बंगाल का विभाजन, पूरे बंगाल के विभाजन को टॉपिक को समझेंगे कि भाई बंगाल का विभाजन अंग्रेजों को क्यों करना पड़ा, और जब वो बंगाल का विभाजन करते हैं तो उनको झेलना क्या पड़ा, और उस झेलना पड़ा तो भारतीयों की तरफ से क्या हुआ, तो भारतीयों की तरफ से स्वदेशी मूवमेंट हुआ। तो भाई स्वदेशी मूवमेंट का क्या इंपैक्ट निकला, तो स्वदेशी मूवमेंट के पॉजिटिव इंपैक्ट भी निकलते हैं और निगेटिव इंपैक्ट ये होता है कि वैचारिक टकराव के कारण क्या होती है, कांग्रेस का डिवीजन हो जाएगा। तो हम देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट केवल एक राजनीतिक मूवमेंट नहीं था, इसमें कई सारे आप देखोगे कि सुधार भी होते हैं। कई सारे सुधार क्या होंगे, स्वदेशी का हर क्षेत्रों में बढ़ावा मिलेगा, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो लिटरेचर का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में स्वदेशी को अपनाया जाएगा। ठीक है, ये सब चीजें समझेंगे। इसके बाद से हम लोग देखेंगे भाई कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ऐसा कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से थोड़ी सी निगेटिव इमेज भी बनती है, और परिणाम होगा कि क्या परिणाम होगा आपका, कि मुस्लिम लीग का गठन होगा। तो वो कारण भी हम लोग समझेंगे कि कौन सी वो निगेटिव इमेज बनेगी जिसका फायदा अंग्रेज उठाएंगे, और मुसलमान नेताओं जो धार्मिक नेता थे उनके सहयोग से क्या करेंगे कि फिर तैयार करेंगे मुस्लिम लीग। फिर हम समझेंगे कि भाई गदर आंदोलन क्या था, गदर आंदोलन स्टार्ट क्यों हुआ, तो ये पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। गदर आंदोलन देखेंगे। गदर आंदोलन देखने के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई 1905 में जो बंगाल का विभाजन होता है तो क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। फिर इसी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए होता क्या है कि बहुत सारे एफर्ट किए जाते हैं, और वो एफर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ते हैं। तो इंट्रो हो गया 2 मिनट का। क्लास आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 15 हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि 5 मिनट हम लोग कुछ थोड़ी पुरानी चीजें देखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, 5 मिनट जो कि इंपॉर्टेंस रखती है। ध्यान देना क्या क्या हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। ठीक है, यहां तक हमने चीजें देख लिया था कि ठीक है, राजेंद्र प्रसाद क्या है नवंबर 1947 में अध्यक्ष बनते हैं। यहां तक चीजें हमने देख ली थी। अब देखो, कांग्रेस के गठन के पूर्व भी कुछ संगठन मौजूद थे जिनके बारे में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। खासतौर पे 2 संगठन उनमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम लोग सबके बारे में देखेंगे, बट अभी एटलीस्ट हम लोग 2 संगठनों के बारे में ध्यान से सकते हैं। एक संगठन आपकी थी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको हम लोग जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। 1838 में कलकत्ता में इसका गठन हुआ था। और जो दूसरा संगठन है उसका नाम है इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1876 में इसका गठन हुआ था कलकत्ता में। तो ये दोनों संगठन का संबंध कहां से, कलकत्ता में। कलकत्ता में ये दोनों संगठन का गठन आपको बता सकता है कि जो बंगाल वाला बेल्ट था वहां पे क्रांतिकारी गतिविधियां क्या हो रही है, फल फूल रही हैं। आप समझो, जब इंग्लिश को क्या लग रहा है, अभी बंगाल की विभाजन यही से समझो आप लोग। अब अंग्रेज देख रहे हैं कि बंगाल में जो बुद्धिजीवी वर्ग आया है वो बुद्धिजीवी वर्ग हमको नहीं समर्थन कर रहा है। अब वो बुद्धिजीवी वर्ग समझ चुका है कि ये हमारे ऊपर शासन कर रहा है और गलत शासन कर रहा है। तो होगा क्या कि इनको देखने में मिलेगा कि जो आपका बंगाल वाला बेल्ट है, यहां पे कई सारे संगठन, कई सारे राजनीतिक संगठन का निर्माण हो रहा है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हो रहा है। ठीक, और ये देखेंगे भाई मैक्सिमम यहीं पे हो रहा है। तो वो रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि भाई वो कौन से कारण हैं जो कारण क्या कर रहे हैं, बंगाल में जन्म दे रहे हैं राजनीतिक संगठनों को। तो उनको पता चलेगा भाई हिंदू मुस्लिम एकता यहां पे बहुत ज्यादा है, और यहां पे हमको टकराव पैदा करना, तो टकराव के कारण खोज निकालेंगे। तो अब बात करेंगे भाई लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो द्वारिकानाथ टैगोर ने। और जो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये फैक्ट्स याद करना। आप एक चीज को समझोगे, इंडियन एसोसिएशन का क्लियर बात समझना, एक स्टेटमेंट आपको मिलता है कि हमको तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी क्या थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ये कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता हैं। और कांग्रेस की जो पहली मीटिंग है ना, जो पहला अधिवेशन है 1885 का, ठीक है, वहां पे ये पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। क्वेश्चन आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग लिया था या नहीं, ये आ सकता है निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने नहीं लिया था। इसके पीछे का रीजन समझो। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने आनंद मोहन बोस की सहायता से बनाया था। कब, 1876 में। और 1885 का जब आईएनसी का अधिवेशन था, उसी समय सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की जो इंस्टीट्यूट है इंडियन एसोसिएशन, इसका भी अधिवेशन था। तो चूंकि दोनों का अधिवेशन लगभग एक समय अंतराल में पड़ गया था, यही रीजन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। कहां पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन में।
तो ये क्लियर वर्ड अपने दिमाग में रखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहले अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये पीटी में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा नहीं, कहीं गाइड बुक में नहीं लिखा हुआ होगा। दूसरी चीज, और रीजन तो कतई नहीं लिखा होगा, कथन कार्ड में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग अब तैयार हो जाओगे कि हाँ। अब लोग देखेंगे भाई कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी ये क्या थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी ध्यान देना, कह रहा है कि पहली सभा जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों को का शुभारंभ किया था वो कौन थी, वो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। तो कांग्रेस के पहले भी वो पहली संगठन, वो पहला ऑर्गेनाइजेशन किसने कौन था जिसने संगठित ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एफर्ट प्रयास करने स्टार्ट किए, वो थी आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसको हम लोग जमींदारी एसोसिएशन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है शिकायतों को दूर करने हेतु संवैधानिक उपायों का इसके द्वारा प्रयोग किया गया था। जैसे कांग्रेस का उदारवादी दल करता है ना कि जो भारतीय शिकायतें हैं उनको दूर करने के लिए संवैधानिक तरीकों को, पत्र लिखना, ठीक है, निवेदन करना, तो इस संवैधानिक तरीकों को इनके द्वारा प्रयोग किया था, यानी इन्होंने हिंसात्मक तरीका नहीं अपनाया था। किसने, लैंड होल्डर सोसाइटी ने। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसको हमको जानना चाहिए था। अब देखो मैंने आपके लिए होमवर्क भी लेके आया है, ठीक है, होमवर्क है। इस होमवर्क का आंसर आप सब लिख के दोगे और थोड़ा ऐसा आंसर लिख के देना कि लगे, खासतौर पे बोलो जो क्लास कर रहे हैं वो जरूर कमेंट करेंगे, और जो क्लास नहीं कर रहे हैं उनके पास मेरी क्लास जरूर शेयर करो, ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट कर जाएगी। कल मेरी करंट अफेयर की क्लास थी, क्योंकि करंट अफेयर में थोड़ा टाइम मैंने ज्यादा दिया था कंटेंट को तैयार करने में, वो बेहतरीन क्लास बनाना है मुझे, ये मुझे पता है। इसी के लिए मैं क्या करूंगा, आज की क्लास को थोड़ी लंबी भी खींच दो, ठीक, ताकि जो कल नहीं हुआ था वो भरता यहाँ पे पूरा हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 4 पॉइंट्स मैंने लिखे। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ए नंबर ऑप्शन है, कह रहा है कि 39वां जो अधिवेशन हुआ है, 39th जो अधिवेशन है, ये एकमात्र अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। मैंने लोकेशन नहीं दिया है, संख्या के अकॉर्डिंग जा रहा हूं। अब 51th जो 51वां जो अधिवेशन है, यहां पे राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। 42वां जो अधिवेशन है, यह प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। और 22वां जो अधिवेशन है, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। इन 4 दिए गए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा राइट है, और इसके पहले आपको सब बता चुके हैं। देखो यहां पे आप जाओगे तो पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य कब था, एक एक चीज, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, एक एक चीज यहां पे बताया गया है। तो दिमाग में रखना है, आपको कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये तो भैया आपका हो गया होमवर्क, जरूर बताना है। एक क्वेश्चन आपके पास में और भी प्यारा सा लेके आया हूं, वो है कादम्बिनी गांगुली के ऊपर। हमने आपको बताया था कि 3 मुस्लिम अध्यक्ष के अधिवेशन कौन थे, तो एक था कौन सा, दूसरा, एक कौन था, एक दूसरा था, दूसरा कौन सा था, चौथा था, और तीसरा कौन था, 8वां था। एक बार ध्यान से देखो आप लोग, जिसमें मुस्लिम अध्यक्ष बने, यहां पे ध्यान देना, सॉरी यहां पे एक बार सॉरी, तीसरा था, तीसरे वाले में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं। 3 के बाद से 2 की गुणा करोगे तो 3 दूना 6, छठवें वाले में फिरोज शाह मेहता दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं, और 6 में 2 का गुणा करोगे तो 12। मैंने 2 में गुणा किया था, ठीक है, तो 3 में गुणा करना है। 3 में 2 का गुणा करोगे तो 6, छठवें में आपको फिर मुस्लिम अध्यक्ष दिखेंगे फिरोज शाह मेहता जी, और 6 में 2 का गुणा करोगे तो फिर बनेगा 12। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें फिर आपको एक मुस्लिम प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा 12वें बारे में, रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। तो पहले मैंने 2 में गुणा किया था, अब मैं दिमाग में रखना 2 में नहीं 3 में गुणा करना है, वो एक गलती निकल गई थी। तो क्वेश्चन क्या है कि जो दूसरे मुस्लिम प्रेसिडेंट थे उन्हीं के ड्यूरेशन में देखेंगे कि कादम्बिनी गांगुली का नाम हमने पढ़ा है। अब कादम्बिनी गांगुली के ऊपर क्या है, मैंने 2 स्टेटमेंट दिया, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है। क्या है कि कलकत्ता अधिवेशन की ये पहली महिला स्नातक है, या आपसे अगर पेपर में ये भी क्वेश्चन आ जाए कि ये पहली महिला स्नातक है, तो भी आप क्या इसको सही मानोगे, ये सही स्टेटमेंट है या गलत, आपको बताना है ये राइट है या रॉन्ग है, गलत है या सही है। दूसरा कह रहा है इन्होंने वर्ष 1819 में आयोजित 5वीं अधिवेशन में संबोधित किया। ध्यान देना, 1819 में आयोजित 5वीं अधिवेशन को संबोधित किया। तो ये आपका है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही है या गलत। 2 क्वेश्चन दिया हूं, और ये अपने आप में एकदम अलग क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आप पीवाईक्यू में नहीं पाओगे, ठीक है, आपको इसका आंसर जरूर बताना है। अब हम लोग देखेंगे बंगाल का विभाजन। आज का आप बांग्लादेश ले लो, आज का पश्चिम बंगाल ले लो, आज का बिहार ले लो, आज का उड़ीसा ले लो, थोड़े मोड़े क्षेत्र कहा जाता, इसमें असम का भी आता था। इतना बड़ा आपका जो एरिया था वो भाई बंगाल का एरिया था, जब तक बंगाल का डिवीजन नहीं हुआ था। अब समझो बंगाल में आपको क्या चीज नहीं मिलेगी, बंगाल में आपको फर्टाइल लैंड मिलेगा, बंगाल में आपको रिवर्स मिलेंगी, बंगाल फॉरेस्टेड एरिया है, बंगाल में पॉपुलेशन अधिक है, बंगाल में सब कुछ है, बंगाल में हिंदू और मुस्लिम भी है, बंगाल में हिंदू और
मुस्लिम भी है। अब होगा क्या, बंगाल में जब राजनीतिक गतिविधियों की बढ़ावा होगी तो अंग्रेजों के लिए दिक्कत क्या है, अंग्रेजों के लिए दिक्कत यह है कि राजनीतिक गतिविधियों को कम करो, हमारा क्रांतिकारी विरोध ना हो, तभी तो हम लंबा चलेंगे। तो अब ये इसका तरीका निकालेंगे। इनका तरीका दिमाग में क्या आता है कि भाई क्यों ना हम बंगाल का डिवीजन कर दें, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में। तो इन्होंने किया भी, जब ये बंगाल का डिवीजन करते हैं तो ये क्या करेंगे, वेस्ट बंगाल का जो सेंटर बनाएंगे, जो कैपिटल बनाएंगे वो कलकत्ता बनाएंगे, और ईस्ट बंगाल का जो सेंटर बनाएंगे वो ढाका बनाएंगे। अब देखो, ना ये वेस्ट बंगाल को चैन से सोने देंगे, ना ये ईस्ट बंगाल को चैन से सोने देंगे। क्यों? वो इस रीजन से। अब देखो क्या हो रहा है, ये घटना कब हो रही है, विभाजन कब हो रहा है, 1905 में। ये घटना कब की है मेरे भाई, 1905 की ये घटना है, 1905 की घटना है। हो क्या रहा है कि आप देखो कि बंगाल में क्या है, यहां पे मुस्लिम को माइनॉरिटी कर दिया गया, यहां पे हिंदू की संख्या क्या थी, सर्वाधिक थी। 4,26,00,000 यहां पे हिंदू थे वेस्ट बंगाल में, और 90 लाख केवल मुसलमान थे, 90 लाख केवल मुसलमान थे। यानी हम कह सकते हैं, अगर हम लोग इसको मोटा मोटा इस वाले हिस्से को आपका, ठीक है, मान के चले कि 5 में से 4 हिंदू थे, 1 मुस्लिम थे, 5 में से 4 हिंदू 1 मुस्लिम, यानी यहां पे 80% पॉपुलेशन हिंदू की कर दी, और यहां पे 20% पॉपुलेशन किसकी होगी, मुस्लिम की होगी। तो वेस्ट बंगाल में का अगर आप लोग स्ट्रक्चर देखोगे, ठीक है, जनसांख्यिकीय स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या है, 80% वहां पे हिंदू थे और 20% केवल मुस्लिम थे। अगर आप लोग यही ईस्ट बंगाल में देखो जनसंख्या की क्या स्थिति है, तो ईस्ट बंगाल में क्या था कि यहाँ पे मुस्लिम को मेजॉरिटी कर दिया गया, और लगभग इनकी संख्या 50% होगी। बांग्लादेश में सोचो कि भाई 50%, उस एरिया में 50% हिंदू, 50% मुस्लिम थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया भाई, एक जगह मुस्लिम मेजॉरिटी और एक जगह हिंदू मेजॉरिटी। अब कहा है क्या है कि ये क्या करेंगे, कभी मुस्लिम के मुद्दे को तूल देंगे तो कभी हिंदू के मुद्दे को तूल देंगे, और इसका परिणाम क्या निकलेगा, इसका परिणाम निकलेगा ना वेस्ट बंगाल खुश रहेगा ना ईस्ट बंगाल खुश रहेगा। और ये अब देखो एक घटना क्या होगी, ठीक है, एक घटना क्या होगी, एक यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखा हूं, आपको बताना होगा कि स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो किसका है। ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं विभाजन के द्वारा विरोधियों के संगठित समूह को तोड़ना चाहता हूं। ये स्टेटमेंट किसका था, जिसने ये दिया था कि मैं विभाजन के द्वारा जो, ठीक है, संगठित समूह उसको तोड़ना चाहता हूं। तो ये कर्जन का स्टेटमेंट है, ये कर्जन का स्टेटमेंट है, कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट है। तो लॉर्ड कर्जन के इस स्टेटमेंट से समझ सकते हो कि बंगाल का विभाजन हुआ कैसे होगा, तो पॉलिटिकल। अब जब इसमें जनता का विभाजन जो देख रहे हो, ये देख के भी क्या लग रहा है कि भाई बंगाल का विभाजन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन नहीं होगा, पॉलिटिकल रीजन होगा, ठीक है। बंगाल के विभाजन की मांग भारतीय भी उठा रहे थे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन भी उठा रहे थे, और इन्होंने पॉलिटिकली कर दिया। अब देखो 2 रीजंस उभर के आते हैं कि भाई कि बंगाल का विभाजन हुआ क्यों। तो एक रीजन आता है अंग्रेजों की तरफ से, प्रशासनिक कारण कौन देगा, प्रशासनिक कारण इंग्लिश देंगे, इंग्लिश देंगे। ये कहेंगे भैया कि मैंने बंगाल का जो विभाजन किया वो प्रशासनिक है। क्यों? क्योंकि बंगाल एक बड़ा एरिया है, एक बिग एरिया है, और चूंकि बंगाल एक बड़ा एरिया था तो इतने बड़े एरिया में बेहतरीन प्रशासन संभव नहीं था, बेहतरीन प्रशासन संभव नहीं था, ठीक है। तो इसी के लिए हमने डिवाइड कर दिया ताकि प्रशासनिक यूनिट्स क्या है, कई बनाए जा सके और बेहतरीन प्रशासन किया जा सके। लेकिन ये राजनीतिक है। ये कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, ये स्ट्रक्चर बता रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, ये पॉलिटिकल था। और सचिव जो था, सचिव ध्यान देना, जो कर्जन का सचिव था, कर्जन का सचिव करा कि सचिव रिजले का खत, कर्जन का एक सचिव रिजले का खत, जब इस खत को स्टडी किया जाता है, ध्यान देना, जब इस खत को स्टडी किया जाता है, हम लोग जब डफरिन को और एओह्यूम को पढ़े थे तो डफरिन और एओह्यूम के खत से अंदाजा लगाए थे कि इनके बीच में कोई साठगांठ नहीं है, और इसी के आधार पर हम कहते हैं जो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी वो गलत थी। लेकिन जब रिजले और कर्जन के खत को पढ़ते हैं तो साठगांठ समझ में आता है, समझ में आता है रीजन क्या था, कारण समझ में आता है। तो कारण केवल समझ में आता है पॉलिटिकल कारण है। अब जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा तो बंगाल का दिल टूटेगा। अब तक सब लोग एक है, अब टूटेंगे, टूटेंगे तो जाहिर है कि बिछड़ने पे दुख होता है, भारतीय क्या होता है, बिछड़ने पे दुख होगा। तो लोग क्या करेंगे, अब मिलने की हर कोशिश करेंगे, ये दिखाएंगे कि हम एक है, और इसी दिखाने में कुछ गलतियां होंगी, जिस गलतियां का, हालांकि हम उसको गलती नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कट्टर इस्लामिक नेताओं की नजर में वो गलतियां हो जाएंगी। अब कैसे गलतियां होती है ध्यान देना। अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन समझो कि भाई कि पार्टीशन, बंगाल के पार्टीशन का अनाउंसमेंट कैसे हुआ।
तो होता क्या ना कि जैसे आज आप आयोग की खबर लीक हो जाती है, सुनते हो, तो दिसंबर 2003 में ही एक खबर लीक होती है न्यूज़पेपर से कि भैया बंगाल का पार्टीशन किया जाने वाला है। अब जैसे आपने एक खबर पाई कि भाई जो यूपीपीसीएस का पेपर वो 2 दिन में होने वाला है, यानी नॉर्मलाइजेशन को लागू किया जाएगा, तो आप क्या किए, आपने विरोध कर दिया। तो होता क्या कि जब दिसंबर में ये खबर फैलेगी न्यूज़पेपर में कि भैया अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन, कि पार्टीशन का होने वाला बंगाल का, तो विरोध हो जाएगा। और अपनी संजीवनी पत्रिका के थ्रू कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे तगड़ा विरोध किया, सबसे तगड़ा विरोध कृष्ण कुमार मित्र ने संजीवनी पत्रिका के तहत किया। ये विरोध जो था वो बंगाल के 3 एरिया में प्रभावी तरीके से देखा गया। ढाका में जो मेमन सिंह जगह और चटगांव, इन 3 लोकेशन पर, यहां पे इन 3 लोकेशन पर क्या हुआ, प्रभावी विरोध हुआ। प्रभावी विरोध, यहां हम लोग से सबसे ज्यादा विरोध यहां हुआ, विरोध हुआ। ठीक है, अब ये विरोध यहां पे काफी ज्यादा होगा। अब विरोध होगा तो भाई अब इंटरनल खबर लीक है, करना तो अंग्रेजों को वही था, तो होगा क्या। अब यहां पे देखना, ये 3 डेट आपको याद करना है, स्क्रीन पे 3 डेट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। 19 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर। 19 जुलाई को क्या करेगा, करजन कहेगा भाई एक काम करो, हम ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हैं, अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन। तो करजन के द्वारा पार्टीशन का अनाउंसमेंट कब किया गया, 19 जुलाई को। कब किया गया, 19 जुलाई को। इसके बाद से अगले महीने में 7 अगस्त को, ध्यान देना, हम भारतीय भी डिसाइड करेंगे कि काम करो टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में मिलो। ये टाउन हॉल कहां पे है, कलकत्ता, कलकत्ता के टाउन हॉल में मिलेंगे। और टाउन हॉल में चाय पाने के लिए नहीं मिलेंगे, यहां पे हम प्लान बनाएंगे कि हमको स्वदेशी मूवमेंट कैसे करना है। स्वदेशी मूवमेंट कैसे करना है, स्वदेशी मूवमेंट सिंपल सी बात समझो, स्वदेशी मूवमेंट का यहां पे अभी समझाऊंगा नीचे। हम यहां पे टारगेट रखेंगे कि हमको स्वदेशी मूवमेंट करना है। ये हमारी योजना कब बनी, 7 अगस्त को। 16 अक्टूबर 1905 को यह अनाउंसमेंट हुआ है और बंगाल का विभाजन प्रभावी हो जाता है, यानी इसको अनुमति मिल गई ऊपर से भी कि भाई अब इसको प्रभावी कर दो। वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल बन गया। जैसे ये प्रभावी होगा, भारतीय क्या करेंगे, इसको एक शोक दिवस के रूप में मनाएंगे, ये सैड डे रहेगा हमारे लिए। और हम क्या कहेंगे, भाई हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग भाई बहन हैं, जो भी हैं, हम राखी दिवस मनाएंगे, हम एक हैं, हम अनेक नहीं है, हम एक है। हमने राखी दिवस मनाए। लेकिन इसी राखी दिवस का क्या होगा, इसी राखी दिवस का, यहां पे देखना, यहां पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा, आप लोग यही इस पॉइंट को, कमियां हमेशा ध्यान दो, हिस्ट्री जितना ईमानदारी से पढ़ते चलोगे आपको समझ में आएगा, बस नेचर समझना है। इसको मैं एक रीजन लिख रहा हूं, ठीक है, मुस्लिम लीग के बनने का एक रीजन और हिंदू मुस्लिम में दूरी बनने का एक रीजन लिख रहा हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, देखो अंग्रेज अवसर का लाभ, दिमाग कितना लगाते थे, बल से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग करते थे। उनको पता है हम जब तक फूट डालेंगे नहीं तब तक राज नहीं करेंगे। अब देखो फूट डालने के लिए अपनी दिमाग लगाएंगे, तो पहला पॉइंट वो यही पाते, रीजन 1। अब रीजन 1 समझाऊंगा आपको। अब हमने क्या किया भैया, अनाउंसमेंट था हमारा 7 अगस्त को ही कि हम स्वदेशी मूवमेंट करेंगे, तो अपने अनाउंसमेंट के अनुसार हमने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस स्वदेशी मूवमेंट का टारगेट क्या था, मेन टारगेट था कि अंग्रेजों को क्या करेंगे हम लोग, मेन टारगेट हमारा क्या था कि भाई ब्रिटिशर्स को हम आर्थिक नुकसान पहुंचाएंगे। आप बोलोगे सर इसके आर्थिक नुकसान के पॉइंट को समझाओ। देखो मैंने आपसे बताया कि इनका एक तो मेन फोकस क्या है, अंग्रेजों का भारत में मेन फोकस क्या है, तो अंग्रेजों का भारत में मेन फोकस है वो है पैसा कमाना। सिंपल शब्द में आपको समझा रहा हूं, पैसा कमाना, पैसा कमाना, बुलियंस कमाना। अब होगा क्या, जब ये पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, भारत में तैयार माल को बेचते हैं, क्योंकि यूके में क्या हो चुका है, यूके में आईआर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका है, तो वाणिज्यवादी नीति का यहां पे प्रचार करेंगे। तो आईआर से उत्पाद माल जब यहां बिकेगा तब ना पैसा कमाएंगे, जब इंडिया में या हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान में जब ये बिकेगा तब ना पैसा कमाएंगे, बिकेगा ही नहीं। हम कहेंगे हम स्वदेशी अपनाएंगे, हम तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे। यानी स्वदेशी के साथ एक मूवमेंट, एक वर्ड और जुड़ता है, ये एक्चुअली मूवमेंट का नाम था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो हमने क्या किया, इनके सामान का बहिष्कार किया कि भाई हम यूज ही नहीं करेंगे। लेकिन अब सोचो, फॉर एग्जाम्पल हमने बनियान कपड़े मंगाना शुरू किया आईआर से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और यूके से। अब हमने बोल दिया हम तुम्हारा नहीं पहनेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि इंसान सिर्फ कपड़ा और पैंट शर्ट ही नहीं पहनेंगे, पहनेंगे। फिर हमारी जरूरत की चीजें क्या होने की, आपको बनाना पड़ेगा। किसको, भारत में बनेगा। नेपोलियन का, ठीक है, जो महाद्वीपीय सिद्धांत था वो फेल क्यों हुआ था, क्योंकि उसने यूके के तैयार उत्पाद को लाने से तो यूरोप में मना कर दिया, लेकिन जरूरत पूरा नहीं कर पाया।
लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जरूरत भी पूरा करता है। डिफरेंस समझो, हम अपनी जरूरत भी पूरा करेंगे, हम जो जो चीज इनकी नहीं लेंगे, हम अपना स्वयं का लगाएंगे, स्वयं का लगाएंगे, लाएंगे या लाएंगे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हम अपना स्वयं का लाएं? सब चीज लेके आएंगे, खाने पीने रहने धोने सब चीज की लेके आएंगे। साबुन अपना बनाएंगे, तेल अपना बनाएंगे, कंघी अपना बनाएंगे, सब चीज, कपड़ा उपड़ा सब अपना बनाएंगे। तो भाई इनको बड़ा नुकसान होगा। अब करे तो करे, आपसे जबरदस्ती कट्टा रखवा के तो खरीदवाएंगे नहीं। तो अब यहां पे दो विचारधाराएं मैंने ऑलरेडी बोला कांग्रेस में थी, एक एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा लाल बाल पाव अरविंदो घोष, और बाकी जितने भी लोग का नाम आप सुनते हो, ठीक है, बनर्जी, दादा भाई नौरोजी जी, ये सब के सब लोग कौन थे? तो ये सब के सब लोग आपके उदारवादी थे। उदारवादी दल का यह था कि हमको जो स्वदेशी मूवमेंट है, स्वदेशी मूवमेंट है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट है, इसका प्रसार नहीं करना होगा, ठीक है, मूवमेंट है, इसका प्रसार नहीं करना होगा। ये ओनली बंगाल, केवल बंगाल तक इसको रहने देना चाहिए, क्योंकि बंगाल के हितों से संबंधित है, तो हम केवल बंगाल में रहें इसको। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कहेंगे कि इसके एक्सपेंशन करो, ठीक है, एक्सपेंशन की इंग्लिश अगर गलत होगी तो माफ करना, इसका हिंदी लिखता हूं विस्तार करो। ये कहेंगे भाई इसका क्या करो? विस्तार करो, क्योंकि बंगाल भारत का हिस्सा है और सभी भारतीयों को बेकार लगाए। इसी मुद्दे के बीच में इनमें सहमति नहीं बनी कि टकराव होगी और 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। होता क्या है कि विस्तार होगा, क्योंकि मेरी बात समझो, ये दिल टूटा है, दिल टूटा तो लोग क्या करेंगे? जो थोड़ा सा बड़ी, थोड़ा सा एग्रेसिव नजरिए में बात करेगा, लोग बात उसका मानेंगे। तो होता भी यही है। पंजाब वाला बेल्ट हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, मद्रास हो, यानी आप देखोगे कि बंगाल से बाहर क्या हो रहा है? स्वदेशी मूवमेंट का विस्तार हो रहा है। पंजाब में लीड कौन करेगा? तो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, ये पंजाब वाले बेल्ट में स्वदेशी मूवमेंट को लीड करेंगे। तिलक जी महाराष्ट्र वाले बेल्ट में लीड करते हैं। सैयद हैदर रजा दिल्ली में लीड करते हैं, और चिदंबरम पिल्लई कहां लीड करते हैं? ये आपके मद्रास में। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, हालांकि मैं पीडीएफ दूंगा। ये विस्तार है, ये किस चीज का विस्तार है? ये आपके स्वदेशी मूवमेंट का विस्तार है, स्वदेशी मूवमेंट का आपका विस्तार है, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट का विस्तार होता है भाई, हुआ विस्तार। अब इसके रिजल्ट तो मिले, रिजल्ट अब देखोगे इसका अदर, इस समय अदर एक्टिविटीज क्या की गई भाई? अदर एक्टिविटी क्यों? भारत की जो भाई, हमने उनकी स्कूल छुड़वा दिया, बहिष्कार किया। तो हमने बहिष्कार क्या किया कि हमने ब्रिटिश स्कूल से भारतीयों को निकलवा दिया, ब्रिटिश स्कूल और कॉलेज का त्याग करवा दिया। स्कूल कॉलेज हमने कह दिया भाई कि आप क्या करो, इसका त्याग करो। तो हमको ऑप्शन तो देना पड़ेगा, टीचर को भी स्टूडेंट को भी। तो हमने एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे काम किए। जैसे हमने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की 1906 में। किसने? हमने नहीं, अरविंद घोष यहाँ पे प्रिंसिपल बाद में बनते हैं। अरविंद घोष क्या बनेंगे? यहाँ पे प्रिंसिपल, यही इसी बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बनते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाती है 1906 में। क्यों? ताकि हम लोग मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा दे सके। हमको पता है 1813 में जब 1 लाख रुपए भारत की शिक्षा पे अंग्रेज देंगे, कितने देंगे? 1 लाख, 1 लाख रुपए। तो ये क्या करेंगे? इसको लगाएंगे इंग्लिश मोड में। वो कहेंगे कि देसी भाषाओं में अच्छी अच्छी लिटरेचर्स मौजूद नहीं, किताबें मौजूद नहीं है, उसके पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, हमको इंग्लिश में प्रोवाइड कराना होगा। तो भारत में क्या होगा? मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और मातृभाषा से संबंधित एक परिषद की स्थापना की जा रही। कब? 1906 में। इसी बीच में क्या होगा? डॉन सोसाइटी बनेगी। किसने बनाई? सतीश चंद्र मुखर्जी जी ने। ये क्या करेगी डॉन सोसाइटी? ये छात्रों के हितों को बढ़ावा देगी, उनके हितों की रक्षा करेगी, यानी ये छात्र हित के मुद्दे को उठाएगी। तो एजुकेशन सेक्टर में हमको 3 बातें क्लियर। अब चौथी बात देखो, इसी बीच में तकनीकी शिक्षा को भी बढ़ा दिया जाएगा। यहां पे क्या होगा कि एक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक पर्सनालिटी थी, उनका नाम है योगेश चटर्जी जी, ठीक है, ध्यान रखना। योगेश चटर्जी जी क्या करेंगे कि विदेशों में, विशेषकर जापान में तकनीक की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फेलोशिप उपलब्ध कराते हैं। यानी तकनीकी शिक्षा के लिए योगेश चटर्जी ने क्या किया था? भारतीय विद्यार्थियों को फेलोशिप उपलब्ध कराया था कि भाई आप जाओ, तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके आओ और उस तकनीकी का भारत में प्रयोग करो ताकि भारत का विकास हो सके। आप समझो, एजुकेशन से संबंधित 4 पॉइंट ये मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने एजुकेशन के सेक्टर के लिए क्या क्या एक्टिविटी की? बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, बाद में अरविंदो घोष यहाँ के प्रिंसिपल बनते हैं। नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनी 1906 में, ध्यान देना।
नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनी आपकी कब? तो नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनी आपकी 1906 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना। आगे क्या है? डॉन सोसाइटी। डॉन सोसाइटी का क्या काम था कि सतीश चंद्र बनर्जी जी के द्वारा स्थापित किया गया था छात्रों के हितों की रक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योगेश चटर्जी जी ने विदेशों में क्या किया था कि भाई फेलोशिप प्रदान किया था। लिटरेचर के सेक्टर में क्या काम हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ये दो एग्जाम्पल आपकी बेहतरीन है कि लिटरेचर्स में ग्रोथ समझ जाएंगे। ये दिखाएंगे कि भारतीय लिटरेचर्स कैसे हैं। किसी इन्होंने लिखा अमार सुमार बांग्ला, मतलब मेरा सोने, मतलब जो बांग्ला है, जो एरिया है वो सोना वाला बांग्ला है, ठीक है, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। यानी ये बेसिकली इस गीत में दिखाते हैं कि हम एक हैं, ठीक है, हम एक है, बेसिकली इस यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में ये अमार सुनार बांग्ला क्या होता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनेगा। आगे चल के क्या होता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है, ठीक है, राष्ट्रीय गीत बनता है कब? 1972 में, 1972 में जब बांग्लादेश आजाद होगा। हालांकि अब उनका नियत बदल गया है, ठीक है। इनके द्वारा गोरा लिखा जाता है, गोरा, अंग्रेजों को गोरा कहते थे तो इनके ऊपर इन्होंने गोरा लिखा। बंकिम चंद्र चटर्जी जी का एक क्या है यहाँ पे? आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा जाता है। इसी में वंदे मातरम नामक गीत आपको देखने को मिलेगी, जो बाद में हमारा क्या बनेगा? सॉरी, राष्ट्रगीत बन जाता है। तो ये लिटरेचर डेवलपमेंट आपको दिखेगा। कला के क्षेत्र में देखो डेवलपमेंट क्या होता है। हम अपनी कला के माध्यम से अपनी परंपरा को दिखाएंगे कि हमारी कला की परंपरा कितनी समृद्ध है, ठीक है। तो कला के विकास क्या हुआ? तो पहली बात, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना होगी। और इसी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से पहली फेलोशिप जिस बंदे ने पाई थी उनका नाम था नंदलाल बोस। याद करना, कला के विकास के लिए क्या हुआ? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। व्हेन? अब बताओ कब की गई, ठीक है। अब इसी के पहले जो फेलोशिप प्राप्त करता थे उस पर्सनालिटी का नाम क्या है? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस है, ठीक है। बाद में इसी से जो आपकी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, इससे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जुड़ा होता है। अवनींद्रनाथ टैगोर जी, और ये अजंता और एलोरा से प्रेरणा लेते हुए अनेक राष्ट्रवादी चित्रों का निर्माण करेंगे। किससे? अजंता एवं एलोरा से प्रेरणा लेते हुए। तो कला का सेक्टर में, कला के सेक्टर का यूज अब देखोगे नेशनलिज्म को बढ़ावा देने में किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान देना। राजनीति के क्षेत्र में क्या होगा? पहले मान लो कोई डिस्प्यूट होता था तो हम लोग अंग्रेजी जो मीडियम था उसका सहायता लेते थे। तो हमने पंचायती समिति की स्थापना की, जो क्षेत्रीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर राजनीतिक मुद्दों को हल करते थे। यानी हमने पंचायत स्तर पर भी अंग्रेजों के स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, हम स्वदेशी अपनाना स्टार्ट किए कि हम राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए पंचायती समितियों की सहायता लेंगे। पॉलिटिकली सुधार हमने ये किया, ध्यान देना। तो हमने क्या क्या सुधार किया? एजुकेशन सेक्टर में देख लिया, लिटरेचर सेक्टर में देख लिया, आर्ट के सेक्टर में देख लिया, पॉलिटिकल सेक्टर में देख लिया। हमने ये सारे रिफॉर्म किए। अब इससे चोट तो लगेगी, अंग्रेजों को लगेगा भाई हमारा तो कुछ चल ही नहीं रहा है। तो ये क्या करेंगे? जीसी अरुणडेल कमेटी की स्थापना कराएंगे 1906 में। जीसी अरुणडेल कमेटी, बोलेंगे भाई ये जो चल रहा है ना कि ये तो पूरा हमारा त्याग कर दिए हैं, होता ना, त्याग दो, देखो ही मत इनकी तरफ, मदद ही मत लो, अब तो ये अकेले पड़ जाएंगे। तो जीसी अरुणडेल कमेटी क्यों बनी थी? तो राजनीतिक सुधारों हेतु। ये समझेंगे क्यों हुआ। तो ये हुआ है बेसिकली बंगाल के पार्टीशन के कारण। तो ये कहेंगे, एक काम करो, इसी के सुधारों के आधार पर ये कहेंगे कि भाई बंगाल का विभाजन एक अनुचित निर्णय था और बंगाल विभाजन रद्द करना चाहिए। ये क्या बोलेंगे कि बंगाल का विभाजन एक अनुचित निर्णय था और बंगाल का विभाजन रद्द करना चाहिए। इसी वजह से क्या होगा? बंगाल विभाजन रद्द किया जाएगा। तो बंगाल के विभाजन को, इस पर क्या बताया गया? बंगाल के विभाजन को अनुचित बताया गया। बंगाल के विभाजन को अनुचित करा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बंगाल के विभाजन के निर्णय को रद्द कर देना चाहिए। और बाद में दिल्ली दरबार में इसे रद्द कर दिया जाता है, 1911 में रद्द कर दिया जाएगा या रद्द कर दिया गया। आगे चल के इसको रद्द भी कर दिया गया। ओके, यहां तक देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट की क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, ठीक है, इसको समझते हैं। कमियों में एक पॉइंट स्क्रीन पे आपके लिखा है, वो पहली पॉइंट लिखा है कि भाई अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल राजनीति से संन्यास लेंगे। ये कौन है? तो ये है बेसिकली आपके उग्रवादी या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर्स, जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का एक्सपेंशन किया, विस्तार किया, बहुत ज्यादा मूवमेंट का इन्होंने विस्तार किया। तो होगा क्या, अब समझो।
चूंकि अंग्रेज बहुत तगड़े से दमन करेंगे, तो इनके दमन की कार्रवाई को देखते हुए कहा जाता है कि अरविंदो घोष और विपिन चंद्रपाल ने राजनीति से संन्यास लिया। अब जब ये लोग क्या है, ये बेसिकली लीडर है ना, ये क्या है, ये लीडर है। अब लीडर जब राजनीति से संन्यास कर लेगा तो होगा क्या, जो आपका मूवमेंट है वो नेतृत्व विहीन हो जाएगा, वो नेतृत्व विहीन हो जाएगा। और भारत समाज अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है कि नेतृत्व विहीन समाज क्या करे, मूवमेंट को संभाल ले, तो मूवमेंट कमजोर पड़ गया। मैंने आपको बताया कि विस्तार के मुद्दे पे, ठीक है ध्यान देना, मैंने आपसे बताया कि विस्तार के मुद्दे पे क्या होता है कि पार्टीशन हो जाता है, किसके किसके बीच में, गर्म दल और नरम दल का, यानी हम लोग कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे दूसरा जो कारण हो गया सूरत विभाजन। इसमें क्या हुआ, कांग्रेस टूट गई, इससे क्या हुआ, कांग्रेस कमजोर पड़ गई, कांग्रेस कमजोर पड़ गई, कमजोर हो गई, यही ठीक है, कांग्रेस कमजोर हो गई। ठीक, अगला क्या है, मुसलमान और किसानों को प्रभावित नहीं कर सका, खासतौर पे मुसलमान और किसान वर्ग इससे जुड़े नहीं, मेनली मेजर एरिया में ये नहीं जुड़े। अब देखो मुसलमानों को क्यों ये जोड़ नहीं पाई, अब देखो इसके पीछे का मेन रीजन था अंग्रेजों ने मुसलमानों को अपनी तरफ कर लिया। जैसे आप यहां पे ऊपर एक पॉइंट दिखाया था मैंने आपको, रीजन 1 मैंने वहां पे लिखा था, वो कहां पे पॉइंट, ये देखो रीजन 1, मैंने बोला कि हमने राखी दिवस का आयोजन किया और इस्लाम में क्या राखी को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो नहीं। तो जो कट्टर मुस्लिम थे उन्होंने बताया कि भाई राखी तो हमारे यहां एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप राखी कार्यक्रम क्यों चला रहे हो, यानी अपने धर्म का प्रसार कर रहे हो इसके पीछे, तो वो विरोध करेंगे इस राखी दिवस का। दूसरा क्या है, इसी में एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, वो है गंगा स्नान कार्यक्रम, कि हम गंगा स्नान कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो वो गंगा स्नान कार्यक्रम को भी क्या करेंगे, धर्म से जोड़ेंगे और कहेंगे गंगा का स्नान हमारे धर्म के लिए तो हराम है, फिर भाई ये तो मतलब अनुचित है, आप तो फिर से अपने धर्म को बढ़ावा दे रहे हो। तो ये जो धार्मिक कट्टरपंथी थे, खासकर जो इस्लामिक धार्मिक कट्टरपंथी थे, वो इस जो कार्यक्रम है इसका विरोध करेंगे। और परिणाम क्या होगा कि जब ये विरोध करेंगे तो ये किसके नजदीक आ जाएंगे, दोस्त चोर चोर मोसेरे भाई, तो ये आ जाएंगे किसकी तरफ, ये आ जाएंगे अंग्रेजों की तरफ। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का साथ पा जाएंगे। तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, मुसलमान नाराज होंगे, क्यों, राखी कार्यक्रम और गंगा स्नान, कट्टर मुस्लिम नाराज होंगे, ये आप समझ गए। इसमें आपकी दो पर्सनालिटी का नाम है आगा खां, और जो नवाब थे ढाका के उनका नाम है सलीमुल्लाह खां, ये बेसिकली नाराज होंगे। और इसके वजह से शिमला में मीटिंग होगी, किसकी, सलीमुल्लाह खां की, कहेंगे भाई हम तो बड़ा नाराज है। तो अंग्रेज कहेंगे बताओ तुम ही लोग तो मूर्ख हो, तो भाई हम कैसे मूर्ख हैं, अरे मुसलमानों का तुम लीडर बना दियो कांग्रेस वालों को, तुम क्यों नहीं हो रहे हो, वो तो हिंदुओं की पार्टी है, तुम अपनी पार्टी बनाओ जो मुसलमानों की तो कसा दे, वो तो हिंदू पार्टी है तो हिंदू हिंदू चिल्लाएगी, सारे कार्यक्रम हिंदू हिंदू करेगी। सलीमुल्लाह खां का दिमाग यहाँ पे ठनक जाएगा, आगा खां से मुलाकात करेंगे, बोलेंगे काम करो एक पार्टी बनाओ। तो 1906 30 नवंबर 1906 को आप देना कि इस शिमला मीटिंग के उपरांत 30 नवंबर 1906 को क्या होगा, आपको देखोगे मुस्लिम लीग की नींव पड़ेगी आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। अब यहां से आप लोग समझ गए कि कैसे इसी एक्टिविटी का दुरुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं अंग्रेज, और भारत के अगेंस्ट एक और पार्टी खड़ी करने की, जिसका नाम है मुस्लिम लीग। आपको हमेशा जब मैं बोलूं कि मुस्लिम लीग से संबंधित एक लीडर का नाम बताओ, तो आपको मुस्लिम लीग से संबंधित एक लीडर का नाम हमेशा आता है मोहम्मद अली जिन्ना का नाम, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है। ठीक है, आप जिन्ना को मैं बोलूं कि जिन्ना का, ठीक है, नाम याद आते ही आपके दिमाग में क्या आता है, तो मैं समझ गया आपके दिमाग में क्या आता है, लेकिन इनिशियली आपको जिन्ना के प्रति इज्जत रहेगी। अभी आपके दिमाग में जो आया मैं समझ रहा हूं, बट इसके कई रीजंस है, इसके कई रीजंस है। ठीक है, जैसे देखोगे जिन्ना ने तिलक जी को जेल से बचाया था, इनकी वकालत की थी, और वकालत के तहत इन्होंने क्या किया था, तिलक जी को छुड़वाया था, तो अच्छा काम किए। जिन्ना ने खिलाफत मूवमेंट में, खिलाफत आंदोलन में इस धार्मिक नेताओं का साथ ना देने से मना किया था गांधी जी को। ये इनिशिएटिव्स आप दिमाग में रखो। रॉलेट एक्ट का, तीसरी बात, रॉलेट एक्ट का जिन्ना ने भी विरोध किया था, रॉलेट एक्ट का जिन्ना ने विरोध किया था। ये तीन बातें, लेकिन जिन्ना अभी बाद में इसी मुस्लिम लीग की तरफ हो जाएगा।
इसलिए मुस्लिम लीग की तरफ। मैंने क्या लिखा है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वकारुल मुल्क। और मुस्लिम लीग का जो अमृतसर अधिवेशन है 1908 का, यहां पे इसने पृथक निर्वाचन की मांग की थी। असल में अंग्रेज कहते हैं तुम पृथक निर्वाचन मांगो, हम देंगे तुमको। तो जब ये पृथक निर्वाचन की मांग करेंगे तो 1909 का वो मार्लियामेंटो सुधार याद करो, तो 1909 का एक्ट आएगा और पृथक निर्वाचन स्वीकार कर लिया जाएगा। तो अमृतसर अधिवेशन मुस्लिम लीग का आप लोग यहां पे समझ गए, एक एक चीज सीक्वेंस में समझते हो। अब तक हमने क्या देखा, आपने देखा भाई कि कैसे कैसे बंगाल का पार्टीशन हुआ, बंगाल के पार्टीशन के क्या क्या परिणाम हुए, परिणामों में हमारे यहाँ क्या क्या अच्छी अच्छी बातें हुई, जो हमारे यहाँ अदर एक्टिविटीज में एजुकेशन को लेके, लिटरेचर को लेके, आर्ट को लेके, पॉलिटिक्स को लेके डेवलपमेंट हुआ। फिर जेसी अरुणडले कमेटी बनती है, जेसी अरुणडले कमेटी क्या करेगी, बंगाल के विभाजन को रद्द करेगी, दिल्ली दरबार में इसको लागू कर दिया जाएगा। 1912 में बंगाल का विभाजन पूरी तरीके से अप्रभावी कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। लिमिटेशंस हमने देख लिया कि भाई कि स्वदेशी मूवमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस थी, लिमिटेशंस देख लिया। फिर मुसलमान नाराज होंगे, क्यों मुसलमान नाराज होते हैं, और वो कैसे वही नाराजगी मुस्लिम लीग के गठन का आधार बन जाती है, ये चीजें हमने समझ लिया। ठीक है, इतनी चीज समझ ली। अब एक छोटा सा टॉपिक आपका छूट रहा है, वो है गदर मूवमेंट, जिसको हमको देख लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई गदर मूवमेंट की घटना 1919 के पहले की घटना है, इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो इस घटना को समझे तो देखो होता क्या कि 1913 में अमेरिका में एक लोकेशन है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है और ये एक गदर नामक पत्रिका चलाती है। ये क्या होती है, यह एक गदर नामक पत्रिका चलती है। गदर नामक जो पत्रिका है पहले साप्ताहिक पत्रिका थी, बाद में ये पत्रिका क्या हो जाएगी, एक मासिक पत्रिका में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, पहले एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अब देखो गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो यहां पे देखो संस्थापक लाला हरदयाल थे, अध्यक्ष कौन थे पहले, तो सोहन सिंह भाकना थे। तो यहां से पीटी में क्वेश्चन आएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें यहां पे लिखी गई हैं, याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बातें, अंदर कुछ भी नहीं लिखा गया है। 1913 भी याद करना है, सैन फ्रांसिस्को भी याद करना है, संस्थापक लाला हरदयाल भी याद करना है, और अध्यक्ष आपके कौन थे, तो सोहन सिंह भाकना थे। यहां पे क्या मैंने लिखा है, कुछ अदर मेंबर्स जो गदर पार्टी के एक्टिव मेंबर थे, इसमें सोहन सिंह है, महेंद्र प्रताप है, वर्कतुल्ला है, रामचंद्र है। अब यहां पे वर्कतुल्ला भी शामिल है, यानी इससे समझोगे कि गदर पार्टी की अच्छी खूबी क्या थी कि ये एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी थी। ये कैसी पार्टी थी, तो यह एक धर्म निरपेक्ष पार्टी थी, देश की आजादी के लिए गठित पार्टी थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ यह बनी हुई पार्टी थी। ध्यान देना, इसमें सोहन सिंह ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि हिंद एसोसिएशन स्थापना किसने की थी, तो सोहन सिंह ने की थी, ये दिमाग में आप लोग रखिएगा। अब हम लोग आएंगे गदर पत्रिका के बारे में, हमने पहले बता दिया कि भाई ये पहले साप्ताहिक तौर पे आती थी, बाद में ये पत्रिका कैसे हुई, तो ये बाद में ये पत्रिका मासिक हो गई, ये पहले बता दिया। अब बात आती है कि भाई जो इसके मेंबर्स थे, जो गदर पार्टी के मेंबर्स थे, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के थे, डिफरेंट एरियाज के थे। तो हुआ क्या कि गदर पत्रिका केवल एक लैंग्वेज नहीं आती थी। ये पीटी में क्वेश्चन आ सकता है कि गदर पत्रिका आपकी कितने लैंग्वेज में छप के आती थी, कुल 7 लैंग्वेजेस में, 7 भाषाओं में, थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, वो कहते हैं ना मैं सुन नहीं कि बांग्लादेश वाले कुछ अपने में बातचीत कर रहे थे बैट्समैन, तो कहते हैं कि उनको नहीं पता, तो मुझे बंगाली भी आती क्योंकि मैंने बंगाल में काम किया है। ठीक है, आप समझो। तो 7 लैंग्वेज कौन थे, तो भाई एक तो अंग्रेजों के खिलाफ यूके में बना है, मतलब ये पार्टी अमेरिका में बनी है, तो भाई इंग्लिश तो होगी ही होगी, सोच भी नहीं सकते कि इंग्लिश ना हो। ठीक है, आगे बात समझिए, इंग्लिश तो मतलब कंफर्म होगी। दूसरी सोचो भाई हिंदी होगी, मेजर लैंग्वेज था। गुजरात के व्यापारी गुजरात मतलब ना हो तो कोई चांस ही नहीं है। एक बड़ी भाषा के तौर पे उर्दू भी भारत में आ चुकी थी, तो उर्दू होगी। ठीक है, इसमें पंजाबी, इसमें देखो पख्तूनी भी थी, इसके बाद करो पंजाबी भी थी, इसमें मराठी भी थी। तो ये 7 भाषाएं थी। पख्तूनी क्योंकि इसमें पठान भी शामिल थे, तो पठानों की भाषा है पख्तूनी, तो पख्तूनी थी। अंग्रेजी भाषा थी क्योंकि भाई वहीं पे डेवलप हुई थी उन्हीं के लाइन पे। हिंदी थी, गुजराती थी, पंजाबी थी, मराठी थी, उर्दू थी। ठीक है, तो कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी, तो मैंने ये लिखा है कि भाई लैंग्वेज बेस्ड भी प्रश्न आ सकता है कि आपकी गदर पत्रिका में कुल 7 भाषाएं थी। आगे बात समझ में, कितनी भाषाएं थी, 7 भाषाएं। आप समझो बात, यहाँ पे एक चीज और समझ जाओ कि भाई 2 तारीख से यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। अच्छा, टेस्ट सीरीज हम लोग हर 15 दिन में हमारा एक नया बैच स्टार्ट होता है। पहला फ्रेश बैच हमारा 2 तारीख से स्टार्ट है। जो भी दोस्त अभी कहीं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, आप जरूर ज्वाइन करो। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके सामने बना के हम लोग रख रहे हैं, तो इसका यूज आप सब जरूर करो अपने चयन में। ठीक है, आप निश्चिंत रहो। देखो
मार्केट में यही क्लासेस जो मैं आपको करा रहा हूँ, अभी मैं इसकी और भी क्लासेस आपकी आनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल हिस्ट्री कराई जाएगी या करंट अफेयर कराया जाएगा, सब कराएंगे। एग्जाम के पहले सारे सब्जेक्ट पूरा करा देंगे। लगभग 2000, 2500, कुछ ने 4-4, 5-5 रुपए में ये क्लासेस चलनी है, बट आपके पास फ्री ऑफ कास्ट ये अपलोड करा दिया जा रहा है और बढ़िया तरीके से नोट्स भी शेयर कर देंगे। मेरा अभी यही उद्देश्य है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि क्लासेस देख के रिजल्ट ले, क्योंकि अभी प्राइमरी क्या है भाई, आरओ का पेपर डला है तो रिजल्ट आना चाहिए और यूपी का पेपर हुआ है। तो मेरा बस एक उद्देश्य है कि इस बार आप एकदम निश्चिंत मन से जो सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और टफ है वहां पे काम करो और अपना रिजल्ट निकालो, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखो। अब हम लोग यहां से बातचीत करेंगे थोड़ा वर्ल्ड वार वन की। आप बोलोगे सर अभी गदर पार्टी पर आ रहे थे, अचानक आप वर्ल्ड वार वन पे चले गए, ये कौन सी मतलब की बात है? और वर्ल्ड वार वन कहां प्रीलिम्स में आएगा? प्रीलिम्स में आएगा नहीं वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पॉइंट समझने में आधार क्रिएट करेगा कि भाई कैसे गदर पार्टी हमारे जो पक्ष में थी, यानी यूके तो हमारे मतलब हमारे पक्ष में थी, यानी यूके के विपक्ष में थी, और यूएसए में इसकी स्थापना हुआ था, मतलब यूएसए में सब अच्छा होगा, अपने पक्ष में होगा। अचानक यूएसए में सब कुछ खट्टा खट्टा कैसे हो गया? तो देखो होता क्या, वर्ल्ड वार वन चल रहा है 1914 से, और जर्मनी क्या करेगा, अटैक कर देगा किसके ऊपर? अमेरिका के ऊपर। अब जैसे ही जर्मनी अमेरिका के ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका क्या करेगा? नाराज हो जाएगा। वो कहेगा भाई एक काम करो, भाई यूके वाले से कहेगा हम और तुम मित्र हो गए। यूके कहेगा मित्रता हो गई है तो कुछ उदाहरण दिखाओ कि क्या तुम मित्र हो। तो बोलेगा कैसे? बोलेगा तुम्हारे एक छोटी सी पार्टी है, एक गदर पार्टी, इसको बैन कर दो, इसको गैर कानूनी घोषित करो, बैन करो इसको तुरंत। यूएसए क्या करेगी? गदर पार्टी पे पाबंदी लगा देगा। किसके ऊपर? गदर पार्टी के ऊपर। गदर पार्टी। अब गदर पार्टी पर पाबंदी लगेगा तो दो काम होगा, इनके लीडर्स को या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या तो ये लीडर्स क्या करेंगे, इधर उधर भाग के चले जाएंगे। इसी बीच में एक प्रकरण होता है जिसको हम लोग कहते हैं कामाघाटा मारू प्रकरण, 1914 की घटना है। कहा था कि गुरुदत्त सिंह नामक एक युवक थे, ठीक है, ये बेसिकली बोट्स वगैरह चलाते थे, तो इन्होंने एक जहाज का क्या किराए पे लिया, ठीक है, एक जापानी जहाज को किराए पे लिया। कहां से? हांगकांग से। तो उस वक्त हांगकांग में 376 इंडियंस थे, 376 लोग थे, ठीक है, ना 376 लोग थे। तो इनको उनको ले जाना था कहां पे? कनाडा ले जाना था। अब समझो बात होती क्या है, कनाडा में एक नियम ये पास हो चुका था इसके पहले, जब ये गुरुदत्त सिंह हांगकांग से भारतीयों को ले जा रहे थे, उसके पहले से ये कानून था कि भाई अगर कोई डायरेक्ट इंडिया से कनाडा आ रहा है तो आए, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कोई इंडियन है और वो कहीं और से कनाडा आ रहा है तो वो नहीं आ सकता है। यानी सीधे भारत से नहीं है तो प्रवेश की अनुमति नहीं थी। कहां पे? कनाडा में। अगर कोई सीधे भारत से नहीं आ रहा है तो प्रवेश की अनुमति नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कनाडा ने गुरुदत्त सिंह की इस घटना के पहले, जब गुरुदत्त सिंह इस 376 की टोली को लेकर कनाडा पहुंचते हैं, उसके पहले एक डिसीजन दिया। वो डिसीजन क्या था कि 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश दे दिया जो सीधे भारत से नहीं आए थे। अब किसी का भी मन बढ़ जाएगा कि भाई 35 लोग तो एंट्री पा गए नियम के खिलाफ, तो क्या पता हम भी पा जाए। तो इसी उम्मीद से ये 376 लोग हांगकांग से कहां जाते हैं? कनाडा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये भाई जा नहीं सकते हैं, इसमें बहुत सारे गदर पार्टी के लोग थे। तो इनको क्या किया जाएगा, ये जो वैंकूवर पहुंचेंगे वहीं इनको रोक दिया जाता है और कहा जाता है भाई आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। तो ये लोग विरोध करेंगे, भाई अभी तो 35 लोग को सुप्रीम कोर्ट जाने दी है, हमको भी जाने दो। ये भाई कोई भी हांगकांग से चल के जा रहा है कनाडा और वहां पे उतरने को नहीं मिले तो विरोध तो करेगा, विरोध होगी, हु हल्ला होगा, मारपीट होगा। तो वहां पे एक कमेटी बनेगी। अंग्रेजों की खूबी क्या थी, जैसे समस्या खड़ी हुई एक कमेटी बना दो, जैसे ठीक है एक कमेटी बन गई, समस्या है तो कमेटी बनी। जैसे आरओ का एग्जाम वन डे में होता तो नहीं, आयोग ने कमेटी बना दी, वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक शोर कमेटी बन गई, तटी कमेटी या शोर कमेटी बनाएगी, ठीक है, जानना। और यहां से डिसीजन लिया गया कि भाई ये जहाज यहां पे एंट्री नहीं लेगी, आपको तो यहां से निकलना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। इसी बीच में यूके वाले कहते हैं जहाज क्या करो हमारे यहां भेज दो कनाडा से, ठीक है। अब ये कलकत्ता जाती है जहाज, जहां पे एक लोकेशन है बजबज नामक लोकेशन। अब आप सोचो, आप हांगकांग से कहां गए? कनाडा। कनाडा आपको उतरने नहीं दिया गया, वहां पे बहुत परेशानी हुई, उसके बाद से तुमको कनाडा से भेजा जा रहा है भारत। एक तो अंदर जो लोग 376 बैठे हैं वो खून पी के बैठे हैं,
अब होगा क्या, जैसे वो बच जाएंगे तो कुछ ब्रिटिशर्स अधिकारी आते हैं, इनसे बदतमीजी करेंगे तो भिड़ जाएंगे। तो यहां पे एक झड़प होगी, एक खूनी झड़प होगी, एक हिंसक झड़प होगी। तो यहां पे एक हिंसक संघर्ष देखने को मिलता है। कहां पे, बजबज नामक लोकेशन पे, कलकत्ता के बजबज नामक लोकेशन पे एक हिंसक झड़प देखने को मिलेगी। और इस झड़प में क्या होगा, 18 यात्री मार दिए जाएंगे। और चूंकि इन यात्रियों ने विरोध किया था तो इनमें से 202 लोगों को पकड़ के कारावास में डाल दिया जाएगा, जेल कर दिया जाएगा। इस पूरी घटना को हम लोग जानते हैं कामागाटा मारू पकड़। कामागाटा मारू जो है ये एक बोट का नाम है। ये क्या है, यह एक बोट का नाम है। ठीक है, हमने कामागाटा मारू प्रकरण को समझ गए यहां से। अब आते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं पे हम लोग एक घटना देखने वाले हैं, इसी में समझो आप लोग। इसको हम लोग कहते हैं सिंगापुर की क्रांति। ठीक है, ठीक, इसको देखते हैं सिंगापुर की क्रांति। सिंगापुर की क्रांति को सिंपल से समझना, तोसा मारू कांड या सिंगापुर की क्रांति। तोसा मारू भी बेसिकली एक बोट है। एक परमानंद भाई थे इस बोट पे, इन्होंने बहुत जोशीला भाषण दिया था, जिससे जोशीला भाषण कोई देते। ठीक है, तो जितने लोग रहते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक, तो इनकी भाषण की वजह से क्या होता है कि सिंगापुर लाइट इन्फेंट्री के जवानों ने विरोध कर दिया था और अंग्रेजी सैन्य अड्डों पे तिरंगा झंडा फहरा दिया था। ठीक है, और यही घटना आपकी सिंगापुर क्रांति या तोशा मारू कांड के नाम से जाना था, 1914 की घटना है। अब सिल्क पेपर षड्यंत्र एक घटना है, ये ध्यान रखना, ये तीनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी गाइड बुक में डायरेक्टली नहीं पाओगे। ठीक है, तो सिल्क पेपर षड्यंत्र क्या है, बेसिकली हिजरत आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे। ये भाग के चले जाते कहां पे, अफगान एवं तुर्किस्तान में शरण लेते हैं, हिजरत आंदोलन से संबंधित लोग। तो वहां पे क्या होता है कि जब भाग के जाते हैं अफगान एवं तुर्किस्तान में, जब ये तुर्किस्तान में जब शरण लेंगे तो वहां पे इनके द्वारा एक आर्मी का गठन किया जाएगा, जिस आर्मी का नाम था खुदाई सेना। इस आर्मी का उद्देश्य क्या था कि हमको भारत से अंग्रेजों को भगा देना है। ठीक है, तो इसी खुदाई सेना से संबंधित थे मौलवी उबैदुल्ला। ये क्या है, इससे संबंधित थे, इसी खुदाई आर्मी से संबंधित थे। इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा भारत के लिए। ठीक है, इन्होंने एक पत्र लिखा, और ये पत्र किसे लिखा, ये सिल्क पेपर पे इन्होंने एक लेटर लिखा। और ये जहां इस लेटर को पहुंचना था वो वहां ना पहुंच के ये अंग्रेजों के हाथ में पहुंच गया। ये खोल के देखते हैं तो देखते तो मौलवी उबैदुल्ला का लेटर है, और ये तो हिजरत आंदोलन से संबंधित था। तो उस पर लिखा था कि योजना कैसे हम अंग्रेजों को भगाएंगे। अंग्रेज जान जाते हैं, षड्यंत्र पूरा। इसी षड्यंत्र को कहा जाता है, मतलब ये चूंकि पीले सिल्क पे योजना लिखी गई थी तो इसी के लिए इसको हम लोग सिल्क पेपर षड्यंत्र के नाम से भी जानते हैं। यहां से हो गया सिल्क पेपर षड्यंत्र की कहानी, आप लोग समझ गए। ठीक है, एक बार अब देखो यहां से गांधी जी का युग शुरू हो जाता है। अब यहां से हम लोग समझेंगे गांधी जी। ठीक है, तो मैं कहूंगा गांधी जी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझ लेते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक ही क्लास में मर्ज ना हो जाए। ठीक है, 45 मिनट की क्लास हो गई है। अब एक बार समझ लेते हैं 2 मिनट में कि हमने आज क्या क्या देखा। तो पहली बात तो हमने कांग्रेस की गठन के पहले जो संस्थाएं थी उनको देखा, 2 होमवर्क देखे। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, भारतीयों पे क्या इंपैक्ट पड़ा, विदेशियों पे क्या इंपैक्ट पड़ा। एक कमेटी का गठन किया गया, कमेटी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी लिमिटेशंस देख लिए। मुस्लिम लीग की स्थापना में आधार कैसे क्रिएट किया, गदर आंदोलन देख लिए। गदर आंदोलन के बाद से हमने इसको कामागाटा मारू प्रकरण देखा, तोसा मारू कांड देखा, और हमने सिल्क पेपर षड्यंत्र देखा। इतनी सारी घटनाओं को हमने इस क्लास में देखा है। नेक्स्ट क्लास जो हमारा लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होगा गांधी जी को। देखो मैंने आगे के भी नोट्स प्रिपेयर किए, पढ़ाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओ। ठीक है, मतलब एक क्लास भर का भी नोट्स प्रिपेयर है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।